Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 24th of September 2020 Thursday. Inspiration of the day is there is only one way to avoid criticism. Do nothing, say nothing, be nothing. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. PE firms funds want discount exit route for mystery stake. कल के न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि देयर इज़ अ सोल्यूशन दैट इज़ एक्चुअली प्रपोज्ड बाय मिस्ट्री फैमिली फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट बिटवीन Sapurji Groups and Tata Sons. In that, Mistry family told the Supreme Court that it would exit Tata Sons provided an early, fair and equitable solution was reached. इट मीन्स मिस्ट्री फैमिली ने सपूर्जी ग्रुप ने ऑफर किया था कि जो उनका जो भी शेयर है टाटा सन्स में वो उस शेयर्स को स्टेक को बेचने को तैयार हैं अगर उन्हें प्रॉपर और इक्विटेबल कॉम्पनसेशन या वैल्यू मिलती है, जिससे कि जो मिस्ट्री फैमिली और टाटा सन्स के बीच में जो डिस्प्यूट चला आ रहा है, कई सालों से जो फ्यूड चला आ रहा है, उसको ख़त्म किया जा सके. The moment SP Group has announced that they are going to sell their stake into Tata Sons, a number of private equity players and sovereign funds have expressed interest into buying that 18.4% of stake of Sapurji Group in Tata Sons. तो बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जो हैं या सोवरेन फंड मैनेजर्स हैं, दे हैव actually shown interest for buying those 18.4% of stake in Tata Sons. The Mistry, the second largest shareholders in Tata holding companies, set a valuation approximately 1.8 trillion फॉर इट स्टेक. जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि जितना वैल्यूएशन मिस्ट्री फैमिली या मिस्ट्री ग्रुप लगा रहा है पर्टिकुलर स्टेक के लिए, उस पर्टिकुलर वैल्यू पर हो सकता है टाटा सन्स या टाटा टॉप मैनेजमेंट एग्री ना करे. तो इस अपॉर्चुनिटी को टैप करते हुए बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया है in order to buy that 18.4% of Sapurji Group. While they are bullish about the opportunity, many of the private equity and sovereign funds said that shares should be an offer at discount on market value. Although उन्होंने expression of interest तो show किया, but they have proposed some terms and condition for that stake buying. And one of the very important terms and conditions actually they are proposing is that whatever is the market value of that shares, they will buy below that value, and they are actually asking for offer at discount. 20 to 40% का discount they are asking for in order to buy those share, and they are also wanting an exit route. According to senior executive of top global private equity fund, the share should be available at 20 to 40% discount with proper exit route. तो जो बेसिक प्रपोजल दिया है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने वो क्या है, वो ये है कि वो 18.4% का स्टेक सपूर्जी ग्रुप का खरीद लेंगे प्रोवाइडेड दैट उनको 20 to 40% का डिस्काउंट मिले ऑन इट्स मार्केट वैल्यू. दे ऑल्सो वॉन्ट एन एग्जिट रूट मे बी विद इन 4 to 8 years. इफ दे वॉन्ट टू एग्जिट फ्रॉम दैट स्टेक, सो दे शुड हैव द ऑप्शन. हालांकि इसमें भी प्राइवेट इक्विटी और सॉवरेन फंड के बीच में थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है. प्राइवेट इक्विटी 4 to 8 के बीच में एग्जिट रूट का ऑप्शन मांग रहे हैं, वेर जो सोवरेन फंड हैं दे आर सेइंग दैट दे विल और दे कैन वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्मुलेट करने की बात कही है कि अगर टाटा सन रेडी है या मिस्ट्री फैमिली रेडी है इन ऑर्डर टू सेल दोज 18.4% टू प्राइवेट इक्विटी एंड सोवरेन फंड investors. Apart from all these conditions, private equity and sovereign fund has also extended an opportunity that they can offer loan to Tata Sons by pledging those shares. तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अपॉर्चुनिटी एक्सप्रेस करी हैं प्राइवेट इक्विटी और सोवरेन फंड इन्वेस्टर्स ने टू सपूर्जी ग्रुप्स एंड टाटा सन्स. अब यहाँ पर एक जो टर्म मैंने बहुत बार यूज़ किया दैट इज़ प्राइवेट इक्विटी. तो प्राइवेट इक्विटी क्या है इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है अगर आप इस न्यूज़ को समझना चाहते हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो कि प्राइवेट इक्विटी क्या है और क्या होती है, बट यहाँ एक जल्दी से 1 or 2 मिनट में डिस्कशन कर लेते हैं. बेसिकली प्राइवेट इक्विटी इज ओनरशिप or interest in any entity that is not publicly listed or traded. So basically private equity is a source of investment capital. Whenever any company require investment in capital, they can explore the option of
private equity investors. Private equity basically comes from high net worth individuals, जिनकी नेट वर्थ बहुत ज़्यादा होती है, वो एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज प्राइवेट इक्विटी इज़ अ रिस्की वेंचर. तो ऐसे ही इंडिविजुअल प्राइवेट इक्विटी के फॉर्म में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं. दोज आर ऑलरेडी हैविंग अ हाई नेट वर्थ in terms of their financial conditions. So basically this type of private equity or investment capital come from an individual that has a high net worth and the firms that actually purchase a stake in private companies or acquire control of public companies with the plan to take them private and eventually delisting them from stock exchanges. नाम से ही लग रहा है प्राइवेट इक्विटी, ऐसी इक्विटी जिसकी ट्रेडिंग ना हो. अगर कोई प्राइवेट इक्विटी इंडिविजुअल या फर्म किसी पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी में शेयर खरीदती है या स्टेक खरीदती है तो वो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ शेयर जो होगा वो फिर ट्रेडेबल नहीं होगा. द प्राइवेट इक्विटी इंडस्ट्रीज कंप्राइजेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज पेंशन फंड, लार्ज प्राइवेट इक्विटी फर्म्स फंडेड बाय एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स. एक्चुअली होता क्या है, बिकॉज जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया, जब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट आता है, जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल आता है, वो बेसिकली नेट वर्थ जिन इंडिविजुअल्स की या फर्म्स की ज़्यादा हाई होती है उनसे ही आता है. तो हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम टाइम जो प्राइवेट इक्विटी होती है कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है और कंपनी में जो एक इन्फ्लुएंशियल और कंट्रोलेबल पोजीशन एक्वायर कर लेती है ओवर कंपनीज ऑपरेशन, एंड दैट इज व्हाई ओनली द डीप पॉकेट्स डोमिनेट द इंडस्ट्री. However, minimum amount of capital required for accredited investors can vary depending on firms and fund requirement. Private equity is the equity of a private individual. It may be an individual, it may be an firm. और वही इन्वेस्ट करते हैं जिनकी नेटवर्थ बहुत हाई होती है बिकॉज इट इज़ अ रिस्की वेंचर. रिस्क ज़्यादा होता है इसलिए इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है. जनरली प्राइवेट इक्विटी कंपनीज और जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे डोमिनेट द इंडस्ट्री. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5. स्टेट्स कैन यूज 50% ऑफ SDRF फॉर कोविड-19 मोदी. तो कल एक वर्चुअल मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 7 चीफ मिनिस्टर्स के साथ पैंडेमिक और कोविड-19 को लेकर के डिस्कशन किया एंड he announced that state can now use 50% of their disaster relief fund to manage COVID-19 in upcoming time. तो फिलहाल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को ऑथराइज कर दिया है, परमिट कर दिया है दैट दे कैन यूज अप्रॉक्सीमेटली 50% फ्रॉम देयर डिजास्टर रिलीफ फंड. ये कैप पहले कितनी थी? ये कैप पहले 35% की थी जिसको बढ़ा करके 50% कर दिया क्योंकि जिस तरह से कोविड के केसेस आ रहे हैं, ऑल्दो रिकवरी रेट भी इंक्रीज हो रहा है, बट अभी गवर्नमेंट का जो फोकस है दैट इज मोर ऑन इकोनॉमिक रिकवरी. तो जितनी जल्दी इकोनॉमी रिकवर करेगी उतना ही गवर्नमेंट के लिए अच्छा होगा. और इकोनॉमी कैसे रिकवर करेगी? जितनी ही जल्दी कोविड-19 को कम किया जाएगा, इन्फेक्शन रेट को मिनिमम किया जाएगा, रिकवरी रेट को इंक्रीज किया जाएगा. क्योंकि एज पर द ICRA रिपोर्ट रिसेंटली, इवन एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, द V-shaped recovery is not possible as previously the finance ministry was expecting. क्यों? क्योंकि लोकलाइज लॉकडाउन की वजह से, एप्रीहेंशंस की वजह से जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर एक्चुअली स्पेंडिंग लेस और इन्वेस्टिंग लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिमांड इज वेरी सबमिसल. और चूंकि डिमांड कम है इसीलिए इकोनॉमी रिकवरी उतनी फास्ट पेस में नहीं हो रही है. इसीलिए कल की मीटिंग में सारे स्टेट्स को अलाउ कर दिया गया. 7 चीफ मिनिस्टर्स को बोला गया है कि दे कैन यूज 50% ऑफ देयर डिजास्टर रिलीफ फंड दैट इज SDRF. On the other hand, state has also been asked to reassess if lockdown of 1 or 2 days are effective in containing COVID-19 and told them to press on full strength in opening economic activities while fighting the virus. तो गवर्नमेंट का बहुत क्लियर मोटिव है कि you have to fight the virus, you have to control the infection rate. On the other hand, you have to increase the economic activities in order to revive the इंडियन इकोनॉमी. तो इसीलिए ये 50% जो 35% का कैप था इसको रिलैक्स करके गवर्नमेंट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट ने SDRF का जो कैप है वो 50% कर दिया है. नाउ स्टेट कैन विदड्रॉ, क्योंकि इस समय स्टेट्स हो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो और चाहे वो कंपनीज हो, मैक्सिमम के पास फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन है.
स्टेट्स के रिवेन्यू फॉल कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रिवेन्यू फॉल कर रहा है, कंपनीज भी अपनी लो वैल्यूएशन की स्टेज पे हैं बिकॉज ऑफ द लो बिजनेस एक्टिविटी एंड लो प्रॉफिट प्रोफाइल। इसलिए अब SDRF को भी यूज किया जाएगा इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका मैक्सिमम रिवेन्यू हेल्थ एक्सपेंडिचर पर खर्च हो रहा था, बट अब उस हेल्थ रिवेन्यू जो हेल्थ एक्सपेंडिचर हो रहा था, जो रिवेन्यू जो टैक्स आ रहा था, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट के पास हो रहा था, वो बेसिकली कोविड-19 से फाइट आउट करने में जा रहा था रादर देन फॉर एनी डेवलपमेंटल और इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, SDRF का कैप बढ़ा दिया, जिससे कि कोविड-19 पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा था उसकी मोरलेस फुलफिलमेंट उसका SDRF से किया जा सकता है। बेसिकली SDRF क्या होता है, अगर हम बात करें और क्यों अभी तक इस पे कैप लगा था या क्यों अभी तक सेंटर ने अलाउ नहीं किया था, अभी तक कोविड-19 को ऐसा कोई डिजास्टर के फॉर्म में ट्रीट नहीं किया जा रहा था, इसलिए शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने या यूनियन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था कि स्टेट डिजास्टर जो रिस्पांस फंड है उसको यूटिलाइज किया जा सके फॉर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, बट नाउ दैट हैज़ बीन प्रपोज एंड द कैप हैज़ बीन इंक्रीज। बेसिकली होता क्या, चूंकि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड SDRF का नाम आया तो उसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि इट में constitute a probable question in your upcoming exam. Basically, State Disaster Response Fund constituted under Section 48 of Disaster Management Act 2005. तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड आता है। इसी तरह आपको याद होगा NDRF भी होता है। NDRF इज फॉर यूनियन गवर्नमेंट, SDRF इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट, and SDRF is basically the primary fund available for state government to fight or to respond against any notified disaster. Notified disaster मतलब जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर उन पर्टिकुलर डिजास्टर को नोटिफाई किया गया है कि इन डिजास्टर के लिए ही स्टेट गवर्नमेंट SDRF से फंड को यूज कर सकती हैं। इसीलिए अभी कोविड-19 के लिए इससे शायद कोई विड्रॉल नहीं किया गया, तो कि दैट वाज एक्चुअली नॉट नोटिफाइड डिजास्टर। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, बेसिकली सेंटर गवर्नमेंट इसमें 75% तक कंट्रीब्यूट करती है। सेंटर गवर्नमेंट मींस यूनियन गवर्नमेंट, 75% का कंट्रीब्यूशन यूनियन गवर्नमेंट का होता है इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी स्टेट्स एंड जनरल कैटेगरी यूनियन टेरिटरीज। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जस्ट लाइक नॉर्थ ईस्ट स्टेट, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उनके लिए 95% का कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है एंड द रिमेनिंग इज एक्चुअली कंट्रीब्यूट बाय पर्टिकुलर स्टेट और दैट यूनियन टेरिटरी। आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी दिस टाइप ऑफ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड इज फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, और जो भी सेंटर का कंट्रीब्यूशन है वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। और स्टेट गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर फंड को केवल और केवल विक्टिम्स को इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ही यूज कर सकती हैं, इसको किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस पर हमेशा कैप लगा होता है कि इस पर्टिकुलर इनिशियल 3 मंथ्स में इतना होना चाहिए, नेक्स्ट 6 मंथ में फाइनेंशियल ईयर में इतना एक्सपेंडिचर आप कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड फंड होता है। तो अगर हम बात करें कहाँ कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर सकती हैं, कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर कर सकती हैं, किन किन डिजास्टर्स को नोटिफाई किया गया है जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स SDRF फंड को यूज कर सकते हैं, तो देख सकते हैं डिजास्टर कवर्ड अंडर SDRF आर साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवेंचर्स, क्लड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फॉस्ट एंड cold waves. Apart from all these listed or notified disasters, local disaster can also be one of the parameter so that state government can actually use up to 10% of fund available under SDRF for providing immediate relief to the victims of natural disaster. जो लोकल डिजास्टर होते हैं, जो पर्टिकुलरली किसी लोकल एरिया के लिए आते हैं, उसको भी ओवरकम करने के लिए स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं वो SDRF का यूज कर सकती हैं। और ये SDRF और NDRF किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये आप याद रखें कि कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जरूरी भी है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5। गवर्नमेंट अलाउज माइनिंग स्टेट टू चूज लैंड बाय प्रोसेस। अभी रिसेंटली बहुत सारी स्टेट जो हैं बेसिकली जो
कोल रिच स्टेट्स हैं, दे हैव स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सेंटर गवर्नमेंट एंड दे all were demanding or they all were alleging that union government or center government is actually encroaching their rights for approval of land acquisition. बहुत सारे स्टेट ये सेंटर पर आरोप लगा रही थी कि वो सेंटर गवर्नमेंट जो है स्टेट्स का जो लैंड एक्विजिशन का राइट है, लैंड एक्विजिशन को अप्रूव करने का जो राइट है, वो स्टेट सेंटर गवर्नमेंट स्टेट से छीन रही हैं, उस पर इंक्रोचमेंट कर रही हैं. इस न्यूज़ को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लैंड जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, शेड्यूल 7 के कॉन्करेंट लिस्ट में आती है. इसका मतलब बोथ सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉ ऑन लैंड एक्विजिशन. इसी वजह से कई बार सेंटर गवर्नमेंट लॉ प्रपोज करता है या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को, किसी पर्टिकुलर स्टेट में लैंड एक्विजिशन को लेकर के इंटरफेरेंस करते हैं, जिसकी वजह से कई सारे स्टेट, स्पेशली जो कोल डेंस स्टेट हैं जहाँ पर कोल माइनिंग ज़्यादा होती है, उन्होंने भी रिसेंटली प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था अगेंस्ट सेंटर. तो अब उस प्रोटेस्ट को लेकर के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने बहुत क्लियर नोटिफिकेशन दिए हैं दैट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल वांट्स mine bearing state to choose the legal framework they follow for land acquisition by private coal miners as a part of ongoing commercial coal auction. तो जो ongoing commercial coal auction चल रहा है, जैसा कि हम सभी को पता है, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कोल की कमर्शियल एक्सप्लोरेशन को और प्राइवेटाइजेशन को कोल माइनिंग्स के लिए. तो बहुत सारी जो कोल बेयरिंग स्टेट्स हैं, माइन बेयरिंग स्टेट्स हैं, उन्होंने अपने इस कॉमर्शियल कोल ऑक्शन को स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब जो प्राइवेट कोल माइनर्स है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्हें पर्टिकुलर लैंड एक्वायर करनी. इफ दे आर एक्चुअली विनिंग दैट कोल ऑक्शंस हो रहे हैं, कंपनीज अब बिडिंग कर रही हैं. बिडिंग में जिन प्राइवेट कंपनीज को वो लैंड पर्टिकुलर एरिया दिया जा रहा है फॉर कॉमर्शियल कोल माइनिंग, उस पर्टिकुलर लैंड को एक्वायर करना है. उस एक्विजिशन की प्रोसेस को लेकर के यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि दे शुड चूज द लीगल फ्रेमवर्क, कि किस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर वो लैंड एक्विजिशन करा रही हैं प्राइवेट कोल माइनर्स को. स्टूडेंट्स, इंडिया में लैंड एक्विजिशन को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हमेशा से रहा है. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेटेड ओल्ड लैंड एक्विजिशन लॉ को रिपील करके नया लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में लाया था, जिसके बाद एक्चुअली लैंड एक्विजिशन में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी देखने को और रिहैबिलिटेशन देखने को मिला. प्रायर टू 2013 जो लैंड एक्विजिशन का बिल था वो ब्रिटिश एरा का बिल था और वो दैट वाज कोवर्सिव इन नेचर. और उस पर्टिकुलर एक्ट के तहत गवर्नमेंट जब चाहे तब किसी भी पर्टिकुलर लैंड को एक्वायर कर सकती है बिना लोकलाइट्स के अप्रूवल के, बिना कोई उन्हें मुआवजा दिए हुए या कॉम्पनसेशन दिए हुए. बट 2013 के बाद जो एक्ट आया है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लैर एक्ट, उसके बाद लैंड एक्विजिशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है. उसमें लोकलाइट्स जो वहाँ पर रिजाइड कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटी हैं, उनकी परमिशन लेना ज़रूरी है. जो उससे उस पर्टिकुलर लैंड एक्विजिशन से अफेक्ट होंगी, उनकी परमिशन लेना ज़रूरी है. एक पर्टिकुलर अमाउंट का कॉम्पनसेशन देना ज़रूरी है. कितना अमाउंट? बेसिकली अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी किसी अर्बन एरिया में लैंड एक्वायर कर रही है तो उसे मार्केट वैल्यू का 2 टाइम्स कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा लैंड होल्डर को, जिसकी वो लैंड होगी. और अगर वही सेम अमाउंट की लैंड अगर आप किसी रूरल एरिया में या कोई प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट रूरल एरिया में एक्वायर कर रही है तो उसे उसके मार्केट प्राइस का 4 टाइम्स देना पड़ेगा. Apart from this compensation, 80% of the consent is required. अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया की लैंड को एक्वायर करना है, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल हो या प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, तो 80% जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं वो 80% आपको कंसेंट देंगे. देन ओनली गवर्नमेंट और द प्राइवेट कंपनी कैन एक्चुअली एक्वायर द लैंड. तो इस तरह के बहुत सारे क्लॉज हैं जिससे कि जो लैंड होल्डर्स हैं उनको कुछ कॉम्पनसेशन भी मिलने लगा है. प्रायर टू 2013 देयर वाज अ वेरी ईजी प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन. गवर्नमेंट जहाँ चाहती थी, जिस अमाउंट में चाहती थी, लैंड को एक्वायर कर लेते थे विद अ नॉमिनल कॉम्पनसेशन. कई बार तो 20, 30, 40 रुपए का भी कॉम्पनसेशन मिलता था, बट एक बहुत ज़्यादा अमाउंट के लैंड को एक्वायर करने के लिए. इसीलिए 2013 में ये राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 पास किया था गवर्नमेंट ने. तो बेसिकली इस न्यूज़ में यूनियन मिनिस्ट्री का ये कहना है
that state should be clear about the legal framework by which they are allowing the private coal miners to acquire the land for commercial coal mining. The Coal Ministry has proposed that state can choose between either Coal Bearing Areas Act 1957 और लार एक्ट 2013. इन दोनों के बीच में किसी एक एक्ट के तहत, किसी एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत स्टेट गवर्नमेंट को लैंड एक्विजिशन का लीगल फ्रेमवर्क ड्राफ्ट करना चाहिए, जिससे कि क्लैरिटी हो सके जो लैंड होल्डर्स हैं उनको भी, और जो कंपनी, जो प्राइवेट कोल माइनर्स हैं जो एक्वायर कर रहे हैं, जो उस लैंड को एक्विजिशन में ला रहे हैं, उनको भी क्लैरिटी हो कि उन्हें कितना कॉम्पनसेशन देना है, कितने % कंसेंट की ज़रूरत है, किस तरीके से आगे मूव ऑन करना है. अगर हम बात करें कॉम्पनसेशन की, तो दोनों ही केस में, कोल बेयरिंग एक्ट में या लार में, दोनों में ही कॉम्पनसेशन का अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली सेम है. ऐसा नहीं है कि लैंड एक्विजिशन बिल में ज़्यादा कॉम्पनसेशन मिल रहा है या कोल बेयरिंग एक्ट में कम कॉम्पनसेशन मिल रहा है. तो दोनों ही केस में अगर कॉम्पनसेशन सेम है तो स्टेट गवर्नमेंट को ये फिक्स करना चाहिए कि वो जो कमर्शियल कोल ऑक्शन कर रही है उसके तहत जितने भी लैंड एक्विजिशन हो रहे हैं वो किस पर्टिकुलर एक्ट के तहत हो रहे हैं, लैंड एक्विजिशन के तहत हो रहे हैं या CBA एक्ट के तहत हो रहे हैं. टू ईज द माइनिंग प्रोसेस अंडर द ऑक्शन, द सेंटर वॉज कंसिडरिंग अलाउइंग द लैंड एक्विजिशन अंडर CBA एक्ट. तो गवर्नमेंट का ये कहना है इवन कि अगर आप कोल ऑक्शंस कर रहे हैं, कमर्शियल कोल माइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ बेटर दैट यू अलाउ द लैंड एक्विजिशन एज पर द CBA एक्ट रादर देन गोइंग फॉर लैंड एक्विजिशन एक्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें CBA एक्ट से ही गवर्न हो रही हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग लैंड एक्विजिशन के लीगल फ्रेमवर्क को भी ड्राफ्ट करना चाहिए रादर देन कंसीडरिंग फॉर लैंड एक्विजिशन बिल. जबकि कॉम्पनसेशन अगर डिफरेंट होता देन इट इज़ बेटर कि जिस एक्ट में ज़्यादा कॉम्पनसेशन मिल रहा है उस एक्ट के तहत लैंड एक्विजिशन किया जाए. लेकिन अगर दोनों में कॉम्पनसेशन सेम है तो CBA को यूज़ किया जा सकता है फॉर एक्वायरिंग द कोल बेयरिंग लैंड दैट विल बी यूज्ड फॉर कमर्शियल माइनिंग. सो दिस वुड इंटेल द सेंटर एक्वायरिंग लैंड एंड देन लीजिंग इट टू द प्राइवेट माइनर. सेंटर भी अगर अपनी लैंड को जो एक्विजिशन में, कमर्शियल एक्विजिशन माइनिंग्स में जा रहे हैं, तो वो भी CBA एक्ट के तहत ही लैंड को एक्वायर कर रहे हैं और जो लीज कर रहे हैं प्राइवेट माइनर्स को. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6. स्टेट्स पेइंग मोर टू बोरो एज ओवर सप्लाई कंसर्न टेक होल्ड. So in order to meet out their deficit, in order to meet out their expenses, all state governments are actually seeing their cost of borrowing rises. जैसा कि हमने अभी पहले भी न्यूज़ में डिस्कस किया था कि स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं उनका रिवेन्यू फॉल कर रहा है, ऑन द अदर हैंड उनका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड-19, और जिसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स को अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसका टारगेट ब्रीच करने का भी क्लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वोक कर दिया. जैसे कि कई सारी स्टेट गवर्नमेंट को जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था 3.5% का, उसको 5.5% तक ब्रीच करने का परमिशन मिल गई है, प्रोवाइडेड दैट अंडर सर्टेन कंडीशंस. देयर आर नंबर ऑफ कंडीशंस. उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए ही स्टेट गवर्नमेंट 5.5% तक का फिस्कल डेफिसिट कर सकती है. तो चूंकि फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट था वो भी इंक्रीज कर दिया गया है, इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया गया था दैट दे कैन गो फॉर बोरोइंग. और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट अगर हम देखें तो केरला जैसे स्टेट्स हैं, उन्होंने इमीडिएटली अपनी बोरोइंग के टारगेट को रीच आउट कर लिया या अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को रीच आउट किया था और इमीडिएटली मार्केट बोरोइंग्स पर गए थे इन ऑर्डर टू मीट आउट देयर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कोविड-19. इसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली इमीडिएटली बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो SDL इशू करने शुरू कर दिए. सडन उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो RBI दैट जनरली गो फॉर ऑपरेशन ट्विस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. बट स्टेट गवर्नमेंट इमीडिएटली जब उन्होंने रश किया तो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ने लगी. द स्प्रेड बिटवीन द स्टेट डेवलपमेंट लोन एंड द equivalent maturity government papers have spread widening and the market participant do not expect that it is actually going to contract soon. तो जो spread रहा है स्टेट, जब भी स्टेट गवर्नमेंट लोन लेती है that takes the loan in the form of SDL, ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूज़ करना अप्रोप्रिएट होता है. स्टेट गवर्नमेंट जब मार्केट बोरोइंग करती है दे गो फॉर SDL दैट इज स्टेट डेवलपमेंट लोन.
तो अगर हम स्प्रेड की बात करें, एक्सपेंशन की बात करें या डिफरेंस की बात करें, स्प्रेड बेसिकली मीन्स डिफरेंस। तो जो स्टेट डेवलपमेंट लोन एसडीएल का जो इंटरेस्ट रेट है और जो गवर्नमेंट पेपर्स हैं, अगर उनके इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड देखने को मिल रहा है। और जो मार्केट एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी रीसेंट टाइम में ये स्प्रेड तो कम होने वाला नहीं है। ये स्प्रेड, ये डिफरेंस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है, उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है। हालांकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही। दैट इज व्हाई दिस स्प्रेड इज और दिस डिफरेंस इज इंक्रीजिंग. In Tuesday auction, the spread between 10 years state development loan and the 10-year government securities that we call generally as G securities was 72 basis point against 64 basis point in the previous auctions as per ICRA. तो पिछले बार जब ये ऑक्शन हुए थे एसडीएल के, तो उस समय जो स्प्रेड था एसडीएल और जी सिक्योरिटीज के बीच में, स्प्रेड आप इसको समझ लीजिए डिफरेंस, जो डिफरेंस था एसडीएल और जी सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट रेट में वो 64 था। और जो ट्यूसडे को ऑक्शन हुआ है उसमें वो स्प्रेड, वो डिफरेंस बढ़ के 72 बेसिस पॉइंट हो रहा है, एंड दैट इज क्लियरली बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स. In general course of time, generally this spread or this difference between SDL and G securities is 50 to 60 bps. bps stands for basis point, and 1 basis point is a 100th of percentage point. तो basically हम ये कह सकते हैं 100 bps is equal to 1%. ओके, तो जहाँ भी bps टर्म यूज हो रहा है, इट मीन्स अगर 100 bps लिखा है तो 100 bps मीन्स 1%, और 1 bps means that is the 100th of percentage point, 1 upon 100. The rise in spread is a direct measure of market displeasure than a rise in yield. तो बेसिकली जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द यील्ड राइज की इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है तो यील्ड बढ़ेगी, दैट इज बिकॉज ऑफ द मार्केट डिस्प्लेजर ड्यू टू इकोनॉमिक स्लो डाउन. This is because if spread widen, SDL yield could still rise even when the G securities remain where they are. तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि दिस पर्टिकुलर इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और इंक्रीज इन द स्प्रेड इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केट डिस्प्लेजर, एंड दिस डिस्प्लेजर इज नॉट एक्चुअली गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट सून. तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है एसडीएल में और जी सिक्योरिटी में और ज़्यादा स्प्रेड देखने को मिले अगर इकोनॉमी जल्दी रिकवर नहीं करती है. तो अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. KKR पिक्स अप 1.28% स्टेक इन रिलायंस रिटेल फॉर ₹5,550 crore. So Reliance Industry on Wednesday said that private equity firms KKR would actually invest 5,550 crore into its retail subsidiary for buying 1.2% स्टेक. तो जियो प्लेटफॉर्म के बाद अब रिलायंस ने, RIL ने अपने रिटेल मार्केट को टैप करने की कोशिश करी है. कई सारे इन्वेस्टमेंट देखने को मिले हैं. इससे पहले भी रिलायंस रिटेल में एक इन्वेस्टमेंट था, एक स्टेक सेल देखने को मिला था. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इससे पहले कौन सी PE डील हुई है या स्टेक सेल हुआ है इन रिलायंस रिटेल. फिलहाल के लिए ये सेकेंड PE डील है विद इन 2 weeks with the same valuation at 4.2 trillion. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. Apple online store debut in India tops the charts. So much awaited Apple India online store is now on the card, which went live at midnight, has received an overwhelming response from local consumers. As per the Apple, the response that they are getting from the local consumer has exceeded the Apple's estimation, and it is overwhelming. The traffic that has been witnessed so far is way above than that was anticipated by Apple. और गूगल ट्रेंड डाटा के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रश देखने को मिला है ऑन ऑनलाइन स्टोर दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी लॉन्च्ड बाय एप्पल. तो अब एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं एप्पल लवर्स कैन बाय थ्रू ऑनलाइन स्टोर ऑफ एप्पल्स डायरेक्टली. बेसिकली जो चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, हरियाणा, सिक्किम के जो कस्टमर्स हैं उनमें ज़्यादा रश देखने को मिला है ऑन दैट ऑनलाइन एप्पल स्टोर दैट इज एप्पल इज गोइंग टू लॉन्च सून. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप.
IBC सस्पेंशन एंड्स टुडे, एक्सटेंशन लाइकली। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द कोविड-19। आज उसका आखिरी दिन है उस सस्पेंशन का, 6 मंथ का सस्पेंशन किया गया था और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इसमें अभी जो 6 मंथ का सस्पेंशन था जो आज ख़त्म हो रहा है उसको अभी और बढ़ा दिया जाएगा और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। प्रॉबेबली एक्सपर्ट आर सेइंग दैट टिल दिसंबर। तो IBC दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसमें उन सारी कंपनीज के अगेंस्ट रेजोल्यूशन होता है जो कि अपना डेट पूरा लोन पूरा नहीं कर पाई होती हैं और लिक्विडेशन या सेल की स्टेज पर आ जाती है। तो फिलहाल के लिए ऐसे बहुत सारे IBC क्लॉज को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि मैक्सिमम कंपनी कोविड-19 की वजह से, स्पेशली स्टार्टअप्स कंपनीज कोविड-19 की वजह से अपनी लो वैल्यूएशन की स्टेज पर थी, अपने लोन को रीपे नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से अगर IBC एक्टिवेट रहता तो हो सकता है इंडिया में बहुत सारी कंपनीज IBC की तरफ चली जाती है। उनके जो क्रेडिटर्स हैं वो उन कंपनी को IBC रेजोल्यूशन के लिए ले जाते हैं और इट इज़ अ वेरी जेन्यून फैक्ट कि हो सकता है उसमें बहुत सारे बिजनेस वायबल हों बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 उनकी परफॉर्मेंस हिट हुई हो, उनका प्रॉफिट हिट हुआ हो, रिवेन्यू हिट हुआ हो और वो अपनी लो वैल्यूएशन की स्टेज पर हो। दैट इज़ वाई IBC वॉज सस्पेंडेड फॉर 6 मंथ और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको दिसंबर तक फर्दर एक्सपेंड कर दिया जाएगा इस सस्पेंशन को, जिससे कि बेसिकली ऐसी कंपनीज, ऐसे बिजनेस जो कि वायबल हैं उनको एक्चुअली IBC रेजोल्यूशन में ना लाया जाए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में ना लाया जाए। न्यूज़ ऑफ द डे इज स्टेट्स कैन यूज 50% ऑफ SDRF फॉर कोविड-19 मोदी। तो इसमें आप SDRF के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, NDRF के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। आज की वोकैबुलरी ऑफ द डे इज फ्यूड। फ्यूड माने झगड़ा, दैट इज एनिमोसिटी इज सिनोनिम्स। ऑल दीज आर द रेफरेंसेस। If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also join me on Twitter, ResearchGate and on Facebook. So that's all for today, student. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.